नमस्कार साथियों। आज हम मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के तहत सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक 273 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसका राज्य अभिषेक 269 ईस्वी में अर्थात 4 वर्ष उपरांत हुआ। इस 4 वर्ष की कालावधि का मुख्य कारण ब्राह्मण साहित्य के अनुसार अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ना। कुछ ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी से राज सिंहासन पर बैठा था। अशोक की माता का नाम भीमा या शुद्धांगिरी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और अशोक की कई पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी थी देवी। इसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में गए थे। अशोक की दूसरी पत्नी थी कोरुवाकी या कारुवाकी। इसका एक पुत्र था तीवर। रानी के अभिलेख नामक अभिलेख में तीवर कारुवाकी दोनों को उल्लेख। अशोक की तीसरी पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती का पुत्र था कुणाल। अशोक की चौथी पत्नी थी तिष्यरक्षा। तिष्यरक्षा ने कुणाल की आंखें खुलवा दी थी। अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जला दिया था आंखें खुलवाने के कारण। अशोक 269 ईस्वी में राज सिंहासन के लिए राज्याभिषेक हुआ था और उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करना अशोक के लिए अनिवार्य था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और दक्षिण भारत में थल मार्ग और जल मार्ग से संपर्क के लिए कलिंग पर अधिकार करना अति आवश्यक था। कलिंग की राजधानी तोषली थी। खारवेल के आतिगुफा अभिलेख के अनुसार भी कलिंग का राजा नंद राज था। इस एकमात्र अशोक के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग जख्मी हो गए थे। अशोक के इस पहले और एकमात्र युद्ध के उपरांत अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध की नीति को त्याग करके युद्ध घोष के स्थान पर उन्होंने धम्म घोष अर्थात धम्म की नीति को। कुछ इतिहासकार अशोक की इस नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी मानते हैं, लेकिन अशोक ने इस प्रकार के भयंकर युद्ध के कारण हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया था। अशोक के इतिहास के बारे में जानने के लिए D.R. भंडारकर ने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर भी अशोक का इतिहास लिखा। तो अशोक का इतिहास मुख्यतः अभिलेखों में ही वर्णित है और अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया था। अशोककालीन शिलालेख, उनके स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया था, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। उसी प्रकार अशोक के स्तंभलेखों को भी 2 भागों में बांटा गया था, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। और अशोक के समय गुहालेख भी मिले हैं। उसके आधार पर अशोक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दीर्घ शिलालेख यह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है
जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसमें मौर्य कालीन और विशेषकर अशोक के कालीन प्रशासनिक और धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख। अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है, लेकिन स्थान 8 है, अर्थात 8 स्थानों से अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के दीर्घ शिलालेख में उनके प्रशासनिक और धार्मिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि लघु शिलालेख में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभलेख, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्तंभलेख, इनकी संख्या 7 है और ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त है। दीर्घ स्तंभलेखों की संख्या 7 और 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त है। इसी प्रकार अशोक के लघु स्तंभलेख, इन लघु स्तंभलेखों पर अशोक की राजघोषणाएं अंकित है। इसी प्रकार अशोक ने बराबर की पहाड़ी और उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी पर अशोक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के ये 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त 14 वृद्ध शिलालेख है। इन 14 वृद्ध शिलालेखों के बारे में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम शिलालेख में क्या है, द्वितीय शिलालेख में क्या है, 8वें शिलालेख में क्या है, पशु हत्या का वर्णन किसमें किया गया है, समवर्ती राज्य का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, अशोक ने किस वृद्ध शिलालेख में धर्ममाता नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अशोक के इन 14 वृद्ध शिलालेखों के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं, इसलिए हम अब इन वृद्ध शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक के ये 14 वृद्ध शिलालेख, अशोक के ये 14 वृद्ध शिलालेख क्या है, इन वृद्ध शिलालेखों में क्या क्या वर्णित किया गया है। अशोक के पहले वृद्ध शिलालेख में पशु हत्या तथा समारोह पर प्रतिबंध बताया गया है। पशु हत्या एवं समारोह पर प्रतिबंध बताया गया, केवल महाराज के कार्यों के लिए हिरण और मोर के बारे में छूट दी गई। अशोक के द्वितीय वृद्ध शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा और सीमावर्ती राज्य चोल, चालुक्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा की गई। अशोक के तृतीय वृद्ध शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी ये अल्प व्यय व अल्प संचय की बात का वर्णन किया गया है। अशोक के चतुर्थ वृद्ध शिलालेख में युद्ध घोष अर्थात भीरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात का वर्णन किया गया है। अशोक के पंचम शिलालेख में अशोक अपने राज्य अभिषेक अर्थात 269 ईस्वी के बाद 14वें वर्ष में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति करता है, अर्थात उन्होंने 255 ईसा पूर्व में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की थी। अशोक के छठे शिलालेख में राजा के पास किसी भी विषय में सूचना प्रसारित करने, सचेत और सक्रिय रहने का बात कही गई, अर्थात राजा कहता है मैं चाहे कहीं हूँ, चाहे अंतपुर में हूँ या कहीं दूसरी जगह हूँ, कोई भी व्यक्ति मुझे राज्य के बारे में सोचना कहीं भी दे सकते हैं। अशोक के सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लोग सब जगह निवास करें। 8वें शिलालेख में अशोक के द्वारा आखेटन का त्याग और उसके स्थान धम्म यात्रा शिकार अर्थात आखेटन के त्याग और उसके स्थान धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। अशोक के 9वें शिलालेख में समारोह की निंदा तथा अच्छे कार्यों की स्वर्ग प्राप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। 10वें वृद्ध शिलालेख में ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और 11वें वृद्ध शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का वर्णन है और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा और पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। दूसरे और
13वें शिलालेख के बारे में थोड़ा सा अंतर है। दूसरे के अंदर तो सीमावर्ती राज्य चोल, पांड्य, केरल, सत्यपुर के बारे में चर्चा की गई है, जबकि 13वें शिलालेख में पड़ोसी राज्य के बारे में चर्चा की गई है। उपरोक्त मानचित्र में अशोककालीन भारत का मैप है। इसके अंदर अशोक के समय मिले विभिन्न शिलालेखों और स्तंभलेखों के स्थानों को अंकित किया गया है। अभी हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में वर्णन किया था। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख थे: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख को भी लघु और वृहद में बांटा गया और स्तंभलेख को वृहद और लघु में बांटा गया। इन शिलालेखों वृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी और 8 विभिन्न स्थान शामिल थे। इन 14 वृहद शिलालेखों के बारे में वर्णन कर दिया, लेकिन 8 स्थान कौन कौन से थे जहाँ से वृहद शिलालेख बने थे वो निम्न थे: शहबाजगढ़ी, मानसेरा। ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान पेशावर के पास स्थित है। तीसरा स्थान कालसी जो उत्तराखंड का स्थान। चौथा स्थान जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर स्थित है। 5वां स्थान सोपरा जो महाराष्ट्र में स्थित है। 6ठा स्थान धौली व 7वां स्थान जोगट, ये दोनों उड़ीसा के अंदर स्थान है। और 8वां स्थान एररगुड़ी वर्तमान आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अशोक के वृहद शिलालेखों में पृथक क्लिंग प्रज्ञापन के बारे में अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है कि ये पृथक क्लिंग प्रज्ञापन क्या है। तो अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है, लेकिन धौली और जोगट के समस्त प्रजातियों को संतान के समान में बताते हैं। फिर अशोक के व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित लघु शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है। ये लघु शिलालेख मास्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेठूर व भाबरू में प्राप्त हुए हैं। इनमें मास्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेठूर में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी का भी उल्लेख किया गया है। अशोक के शिलालेख के बाद में वृहद स्तंभलेख। अशोक के वृहद स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्तंभ से प्राप्त हुई इस प्रकार है। प्रयाग प्रशस्ति, यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवाया था। अर्थात मूल रूप से कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में स्थित था, अशोक ने इसे प्रयाग के इलाहाबाद के अंदर स्थापित कराया था। इस प्रयाग प्रशस्ति सम्राट अशोक, अशोक के अलावा अकबर, जहांगीर, समुद्रगुप्त आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के अलावा टोपरा, यह हैं दिल्ली के पास टोपरा में स्थित हैं। श्री फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। अशोक के 6 स्तरों में जो 7 वृहद स्तंभलेख मिले में, इसमें से एकमात्र टोपरा का स्तंभलेख है जिस पर पूरे 7 अभिलेख वर्णित है। 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का 3रा वृहद स्तंभलेख दिल्ली मेरठ से प्राप्त है, जो मूल रूप से मेरठ में था और फिरोज ने इसे दिल्ली में स्थापित किया था। इसके अलावा बिहार के 3 स्थानों पर भी अशोक के वृहद स्तंभलेख प्राप्त हैं: लोरिया अरेरा, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में। यह है अशोक के वृहद स्तंभलेख। इसके अलावा अशोक की राजनीतिक घोषणाएं अशोक के लघु स्तंभलेखों में
वर्णित है। प्रमुख राज के घोषणाएं थे वो निम्न है। रोमिन देव के लघु स्तंभलेख, इसमें मौर्य काल की आर्थिक स्थिति अर्थात राजस्व के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने भू राजस्व घटाकर रोमिन देवी में 1/6 से 1/8 कर दिया था, जो कि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति का संकेत है। अशोक के सारनाथ अभिलेख और सांची के अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में फूट डालने वाले को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल में रहने लायक स्थान नहीं है, ये कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा अशोक के बारे में जानकारी अशोककालीन वह लेखों में मिलती हैं। अशोक ने कर्ण चौपड़ के सुदामा तथा विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया था। कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक के अभिलेख की भाषा मुख्यतः प्राकृत भाषा या प्रादेशिक भाषा या स्थानीय भाषा थी। और अशोक के इन अभिलेखों की लिपियाँ 4 प्रकार: ब्राह्मी लिपि, खरष्ट लिपि, अरमैक लिपि और ग्रीक लिपि। अशोक के इन अभिलेखों की खोज सबसे पहले टिफेंतलर ने 1750 ईस्वी में, और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का सरकुना अर्थात कंधार अभिलेख अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है, जो मुख्यतः ग्रीक और अरेमाइक लिपियों के अंदर लिखा गया है। D.R. भंडार ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखा। अब हम आगे की क्लास के अंतर्गत अशोक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद,